टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। तो अब जैसे जैसे करके लोग जो हैं वो ज्यादा बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट करते जा रहे थे, वैसे वैसे ही हम लोग अपनी आजादी के और नजदीक आते जा रहे थे। तो इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम अपनी आजादी के और ज्यादा नजदीक पहुंचे, किस तरीके से और बड़े लेवल पे जो प्रोटेस्ट हैं वो होने लगे, और पार्टीशन हुआ, इंडिया और पाकिस्तान का किस तरीके से पार्टीशन हुआ। Meanwhile, in 1940, the Muslim League had moved a resolution demanding independent states for Muslim in the northwestern and eastern areas of the country. अब पूरे टाइम में जब ये क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह चल रही थी, ये दांडी मार्च वगैरह हो रहे थे, मतलब जब तक ये सब चीजें हो रही थी, वैसे ही बीच में भी क्या हुआ कि 1940s में जो मुस्लिम लीग है उसने एक नया रेजोल्यूशन डिमांड करने उन्होंने स्टार्ट कर दिया। वो अब एक नई डिमांड रखने लग गए। क्या थी उनकी डिमांड? वो चाहते थे कि जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है इंडिया का और साथ ही साथ ईस्टर्न एरियाज है, वहां पे मुस्लिमों के लिए एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट दे दी जाए। इंडिपेंडेंट स्टेट का मतलब क्या हुआ? एक अलग देश जो है वो मुस्लिमों को एक नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में, नॉर्थ वेस्टर्न मतलब कि ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्टर्न मतलब यहाँ पे, तो देखोगे आप जो आज का पाकिस्तान है वो यहाँ पे है, और ईस्टर्न एरिया में मतलब कि यहाँ पे, और यहाँ पे देखोगे कि आप बांग्लादेश है। तो इन एरियाज में क्या हुआ कि उन्होंने डिमांड किया कि मुस्लिमों के लिए एक अलग देश जो है वो होना चाहिए। द रेजोल्यूशन डिड नॉट मेंशन पार्टीशन और पाकिस्तान। अब उस टाइम पे ये चीज ऐसे नहीं बोली गई थी कि भाई हमें एक अलग देश चाहिए, अलग पाकिस्तान चाहिए, ऐसे नहीं बोला हुआ था। उस टाइम पर उन्होंने क्या डिमांड रखी कि हमें इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। मतलब सीधे उन्होंने पार्टीशन की, बंटवारे की बात नहीं की थी, पाकिस्तान की बात उन्होंने उस टाइम पे नहीं रखी थी, बट इस बात को उन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट के जरिए कहा था कि हमें जो है एक अलग से स्टेट चाहिए जो पूरी किसके लिए हो? मुस्लिमों के लिए हो। Why did League ask for an autonomous arrangement for the Muslims of the subcontinent? अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जो मुस्लिम हैं जो वो अलग से स्टेट चाहते थे, कि ऑटोनॉमस अरेंजमेंट चाहते थे सिर्फ मुस्लिम्स के लिए, कि पूरे देश में जो मुस्लिम रह रहे हैं उनके लिए अलग से इंडिपेंडेंट स्टेट हो। ऐसा क्या हुआ? अब इंडिया में तो उस टाइम पे अलग अलग धर्म रहते भाई, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई हैं, सब रह रहे थे। तो ऐसा मुस्लिमों में ऐसा क्या हुआ और आखिरकार इन्होंने क्यों जो है वो इस तरीके से अलग देश मांगा या एक इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए डिमांड किया? From the late 1930s, League began viewing the Muslim as a separate nation from the Hindus. अब 1930s के एंड में क्या हुआ, एंड तक आते आते जो लीग है, ये जो मुस्लिम लीग है, वो मुस्लिमों को एक अलग देश की तरह मानने लगी थी, हिंदू से अलग एक अलग देश मानने लगी थी। In developing this notion, it may have been influenced by the history of tension between some Hindu and Muslim groups in the 1920s and 30s. अब क्या कारण रहा होगा कि जो मुस्लिम है वो अपने आप को हिंदू से अलग मानने लगे थे? तो इसका एक कारण जो है वो ये भी हो सकता है कि 1920s और 1930s के बीच में ना हिंदूज एंड मुस्लिम्स के अलग अलग ग्रुप्स के बीच में काफी जो है मुठभेड़ हुई, काफी टेंशन थी, मतलब मतभेद होते थे। और हो सकता है उन्हीं सब ने एक तरीके से रीजन दिया हो मुस्लिम लीग को ये सोचने में कि जो मुस्लिम्स हैं वो हिंदू से अलग हैं और वो एक अलग देश चाहते हैं। More importantly, the provincial elections of 1937 seem to have convinced the League that Muslims were a minority and they would always have to play second fiddle in any democratic structure. और 1937 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लोगों को मिल गई थी, वहां पे इलेक्शंस जो है वो अलाउ कर दिए गए थे 1937 में, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो उसमें क्या हुआ, हमने देखा था कि 11 में से 7 प्रोविंसेस में जो कांग्रेस है वो जीती थी, ठीक है। और इस इलेक्शन के टाइम पे ना मुस्लिम लीग को ये लगने लगा कि जो मुस्लिम है वो एक माइनॉरिटी है और वो किसी भी एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में हमेशा सेकंड जो रोल है वो सेकेंडरी रोल प्ले करेंगे। अब वैसे देखो, भले ही इनके कहने में क्या हो कि जो मुस्लिम्स हैं वो माइनॉरिटी हैं, आज भी लोग कहते हैं मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटी हैं, बट ये तो इंडिया की पॉपुलेशन ही इतनी बड़ी है कि उसके सामने जो मुस्लिम्स हैं उनका वो एज माइनॉरिटी आते हैं। वैसे माइनॉरिटी नहीं, हमें कहना चाहिए सेकंड मेजॉरिटी, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा हिंदू है और फिर सेकंड में मुस्लिम है। तो मेरे ख्याल से इन्हें माइनॉरिटी नहीं सेकंड मेजॉरिटी बोलना चाहिए। और दूसरी बात, मुस्लिमों की जो जनता है ना वो इंडिया में इतनी ज्यादा है कि पूरे पाकिस्तान में जितनी जनता है ना उससे बस थोड़ी सी कम है, बहुत थोड़ी कम है, ठीक है। कि मतलब कुछ सालों में हो सकता है कि इंडिया के मुस्लिम पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन से ज्यादा हो। तो
पूरे इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है तो उसमें हमें देखने में लग सकता है कि मुस्लिम जो है वो वैसे कम है परसेंटेज में, बट फिर भी काफी ज्यादा मात्रा में है और वो हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए बहुत जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मुस्लिम लीग के जो लोग हैं वो यूं कहें थोड़ा सा भटक गए थे और उन्हें जो है ऐसा लगने लगा कि मुस्लिम जो है वो हिंदू से अलग है। बट देखो, भले ही पार्टीशन आज हो भी गया, फिर भी इंडिया में काफी ज्यादा मुस्लिम है। और सोचो आज की अगर हमसे पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग नहीं हुए होते तो इंडिया कितनी बड़ी कंट्री होता, कितना ज्यादा रिसोर्सेज जो है वो इंडिया के पास होते। मतलब कि वर्ल्ड की टॉप मोस्ट इकोनॉमीज में वैसे तो आज भी है, बट फिर भी और ज्यादा अच्छे लेवल पे इंडिया होता। इंडिया में जो ये कश्मीर वाला मुद्दा है वो नहीं होता, तो हमारा काफी सारा पैसा वहां नहीं लगता, हम डेवलपमेंट में लगा पाते। तो इस तरीके से इंडिया जो है एक अलग ही लेवल पे होता अगर ये पार्टीशन नहीं हुआ होता। तो इट feared that Muslims may even go unrepresented। तो जब ये 1937 का इलेक्शन हुआ ना, तो उसके बाद मुस्लिम लीग के लोगों को ये लगने लगा कि हो सकता है कि मुस्लिम जो है वो अनरिप्रेजेंटेड रह जाए, कि मतलब मुस्लिमों को कोई रिप्रेजेंट करे ही ना। बट देखो वो कितने गलत साबित हुए। हमने देखा कि हमारे देश में हमारे प्रेसिडेंट कौन रहे। प्रेसिडेंट कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट, मतलब कि पूरे देश का वो हेड होता है। आपको लगता होगा जो प्राइम मिनिस्टर है वो सबसे हेड है, नहीं। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन है वो इंडिया की। और उसमें कौन रहे? एपीजे अब्दुल कलाम। और आज भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे इंडियन स्टेट्स हैं जिनके सीएम वगैरह जो है वो मुस्लिम है। यहाँ पे आप अपने विधायक वगैरह देखते होंगे वो मुस्लिम है, और वो काफी अच्छे से इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं और काफी अच्छे से देश को चला रहे हैं। तो ऐसा जो ये लोग सोचते थे कि भाई मुस्लिम जो है वो अनरिप्रेजेंटेड रह जाएंगे, वो कहना तो बिल्कुल ही इनका गलत रहा। So the Congress rejection of the League's desire to form a joint Congress-League government in the United Provinces in 1937 also annoyed the League। अब हुआ क्या कि लीग ने ना कांग्रेस को बोला था कि हम एक काम करते हैं कि हम जो यूनाइटेड प्रोविंसेस है ना उसमें एक मिलके गवर्नमेंट चलाते हैं। हम क्या करेंगे कि हम एक जॉइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट बनाएंगे। मतलब कि जैसे गठबंधन होता है ना, कि जो कांग्रेस है और जो मुस्लिम लीग है वो गठबंधन करके यूनाइटेड प्रोविंसेस मतलब यूपी जो आज आपका उत्तर प्रदेश है उसमें सरकार चलाए। बट कांग्रेस ने क्या किया? मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसा कोई गठबंधन वगैरह नहीं करना चाहते। और इस वजह से जो मुस्लिम लीग है वो अनॉयड हो गई, वो गुस्सा हो गई। The Congress failure to mobilize the Muslim masses in 1930s allowed the League to widen its social support। अब 1930s के टाइम पे क्या हुआ था कि जो कांग्रेस है ना वो ज्यादा मुस्लिम लोगों को अपने सपोर्ट में नहीं ला पाई थी। और इस वजह से क्या हुआ कि लीग को एक मौका मिल गया कि वो अपना सोशल बेस जो है वो धर्म के आधार पर बड़ा कर पाए, कि मुस्लिमों को वो अपने ओर आकर्षित कर पाए। तो इसका मौका लीग को मिल गया। It sought to enlarge its support in the early 1940s when most Congress leaders were in jail। और 1940s के शुरुआत में जब ज्यादातर कांग्रेस के लीडर्स जेल में थे, तब मुस्लिम लीग ने क्या किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने सपोर्ट में करने की कोशिश की उन्होंने। At the time of the war in 1945, the British opened negotiations between the Congress, the League and themselves for the independence of India। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी 1945 में, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया? एक नेगोशिएशन का जो रास्ता है वो दिया कि हम एक बातचीत कर लेते हैं बिटवीन कांग्रेस के बीच में, मुस्लिम लीग के बीच में और उनके खुद के बीच में। मतलब कांग्रेस, लीग और ब्रिटिशर्स के बीच में एक नेगोशिएशन, एक बातचीत जो है वो कर लेते हैं। किसको लेकर? इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो ये जो बढ़ावा था ना पार्टीशन का, ये किसने दिया? ब्रिटिशर्स ने दिया। क्योंकि वो तो ऐसा था ना कि हम देश छोड़ के तो जाएंगे पर तुम्हें मतलब तुम्हें फूट पड़वा के जाएंगे। तो कुछ इस तरीके का उनका जो सोच है वो रही होगी। The talks failed because the league saw itself as the sole spokesperson of India's Muslim। अब ऐसा हुआ कि इन्होंने वैसे तो कहने को नेगोशिएशन रखी थी कि भाई बातचीत से हम इंडिया को इंडिपेंडेंट करवा लेंगे, तो बट जो लीग है वो बिल्कुल ही मुकर गई कि नहीं, हम कोई समझौता नहीं करेंगे, हम बिल्कुल ही जो है किसी नेगोशिएशन के लिए रेडी नहीं है। और वो अपने आप को पूरे इंडिया के सोल स्पोक पर्सन मानते थे, इंडिया के मुस्लिम्स के, कि पूरे इंडिया में जितने भी मुस्लिम्स हैं उनको मुस्लिम लीग जो है वो रिप्रेजेंट करती है, ऐसा वो कहते थे। द कांग्रेस कुड नॉट एक्सेप्ट दिस क्लेम सिंस अ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स स्टिल सपोर्टेड इट। बट जब मुस्लिम लीग ये कहने लगे कि हम पूरे इंडिया के मुस्लिम्स के स्पोक पर्सन हैं, हम उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उनकी बात करते हैं, तो जो कांग्रेस है वो इस बात से मुकर गई। वो कहते कि भाई सिर्फ पूरे इंडिया के मुस्लिम्स के स्पोक पर्सन तुम थोड़ी हो, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स हैं जो हमें भी सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे मुस्लिम तुम्हें ही सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे मुस्लिमों के स्पोक पर्सन हम भी हैं, हम भी बहुत से मुस्लिमों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो कांग्रेस है वो ऐसा कहने लगी।
इलेक्शंस टू द प्रोविंसेस वर अगेन हेल्ड इन 1946। अब 1946 में फिर से इलेक्शंस हुए। तो कांग्रेस डिड वेल इन जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बट द लीग सक्सेस इन द सीट्स रिजर्व फॉर मुस्लिम वाज स्पेक्टिकुलर। अब हुआ क्या कि 1946 में वापस से इलेक्शन हुए। अब उस टाइम पे क्या किया ना, कुछ जो सीटें हैं वो मुस्लिमों के लिए रिजर्व कर दी गई थी कि यहाँ से मुस्लिमों के नेता जो है वही लड़ेंगे, कुछ इस तरीके से रिजर्वेशन मिल गया था। अब कांग्रेस ने जो जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, मतलब ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहां पे कोई रिजर्वेशन नहीं है, जहां पे सीटें किसी के लिए बुक नहीं की है, रिजर्व नहीं की है, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तो कांग्रेस ने काफी अच्छा किया। वहां पे कांग्रेस जो है काफी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जीती। बट ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहां पे मुस्लिमों के लिए सीट्स रिजर्व करके रखी थी कि यहाँ से इलेक्शन सिर्फ मुस्लिम्स लड़ेंगे, वहां पे जो मुस्लिमों की जो मतलब ये मुस्लिम लीग थी, उसकी जो सक्सेस थी वो बहुत ही ज्यादा स्पेक्टिकुलर थी, मतलब बहुत ही अमेजिंग थी कि बहुत ही बड़े लेवल पे जो मुस्लिम लीग है वो उन सीट से जीत कर आई जो कि रिजर्व थी मुस्लिम्स के लिए। इट परसिस्टेड विद इट्स डिमांड फॉर पाकिस्तान। और जब मुस्लिम लीग जो है इस तरीके से जीत गई, तो उसने क्या किया कि अब पाकिस्तान के लिए डिमांड वो करने लगी। In March 1946, the British cabinet sent a three-member mission to Delhi to examine this demand and to suggest a suitable political framework for a free India. अब जब मुस्लिम लीग इस तरीके की डिमांड करने लगी पाकिस्तान के लिए, तो मार्च 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट ने क्या किया, एक 3 मेंबर की एक जो मिशन है, एक तरीके से कमिटी जो है वो दिल्ली में भेजी, ताकि वो इस डिमांड को अच्छे से एनालाइज कर सके, एग्जामिन कर सके कि भाई ये लोग ऐसी डिमांड क्यों कर रहे हैं, क्या ये जायज है, नहीं जायज है। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से एक जो 3 लोगों की मेंबर्स की टीम है वो भेजी, और उन्होंने कहा कि एक सूटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क जो है वो इंडिया के लिए बनाएगी ये 3 मेंबर्स की टीम। This mission suggested that India should remain united and constitute itself as a loose confederation with some autonomy for Muslim majority areas. तो ये जो मिशन था, इसमें क्या हुआ, इस मिशन में इन ये जो 3 लोगों की टीम थी, उसने क्या सजेस्ट किया कि भाई इंडिया को ना अलग नहीं होना चाहिए, बल्कि इंडिया को एक लूज कॉन्फेडरेशन के तौर पे यूनाइटेड रहना चाहिए। लूज कॉन्फेडरेशन मतलब कि कुछ इस तरीके से इंडिया को एक रहना चाहिए, जिसमें कि जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं उसमें तो मुस्लिम्स को थोड़ी सी ऑटोनॉमी दे दो कि वहां पे जो थोड़ी सीट्स वगैरह रिजर्व कर दो कि जहाँ पे बहुत ज्यादा मुस्लिम्स है वहां से मुस्लिम ही लड़ेगा, बट एकदम अलग से देश मत बनाने की बात करो, इंडिया को एक ही रहने दो। तो वो इस मिशन ने सजेस्ट किया। बट इट कुड नॉट गेट द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग टू एग्री टू स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल्स। बट उस प्रपोजल में बहुत सारी डिटेल्स वगैरह होंगी, और उन डिटेल्स पे, उस एग्रीमेंट पे, एक तरीके से उस प्रपोजल पे ना ही तो मुस्लिम लीग और ना ही कांग्रेस जो है वो एग्री हुई। मतलब कि ये दोनों पार्टीज जो है वो एग्री नहीं हुई इस प्रपोजल को लेकर। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिससे कांग्रेस नाराज हो रही होगी, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिससे मुस्लिम लीग नाराज हो रही थी इस प्रपोजल में। पार्टीशन नाउ बिकेम मोर और लेस इनएविटेबल। और अब ऐसे लगने लगा था कि जो पार्टीशन है वो तो होके ही रहेगा। इनएविटेबल मतलब ऐसी चीज कोई जिसे रोका ना जा सके। तो पार्टीशन तो है, ऐसा लग रहा था अब होके ही रहेगा, जो कि हो भी गया, राइट। So after the failure of the cabinet mission, the Muslim League decided on mass agitation for winning its Pakistan demand. अब ये कैबिनेट का जो मिशन है वो एक तरीके से फेल हो गया, क्योंकि उन्होंने प्रपोज किया था कि एक लूज कॉन्फेडरेशन की तरह इंडिया को यूनाइटेड ही रहने दो, मतलब अलग अलग देश की बात मत करो। बट ये जो बात है वो सफल नहीं रही। तो उसके बाद जो मुस्लिम लीग है उसने क्या डिसाइड किया कि वो एक मास एजिटेशन करेंगे, मतलब कि वो बहुत बड़े लेवल पे लोगों को इकट्ठा करके एक तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे और अपनी जो पाकिस्तान की डिमांड है उसे मनवाएंगे। इट अनाउंस्ड 16 अगस्त 1946 एज डायरेक्ट एक्शन डे। और 1946 में 16 अगस्त को उसने क्या कहा, डायरेक्ट एक्शन डे के तौर पे उसने घोषित किया कि भाई 16 अगस्त को हम डायरेक्ट एक्शन डे मनाएंगे। अब जैसा कि आप नाम से देख सकते हैं कि हम डायरेक्टली एक्शन लेंगे। ऑन दिस डे राइट्स ब्रोक आउट इन कैलकाटा lasting several days and resulting in the death of thousands of people. अब जैसा कि मैंने बोला कि नाम से क्या पता चल रहा है, लोग एक्शन लेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि जब इन लोगों ने ये डायरेक्ट एक्शन डे बनाया 16 अगस्त 1946 को, तब क्या हुआ कि बहुत सारे राइट्स जो हैं, एक तरीके से बहुत सारे दंगे भड़क गए कैलकाटा में, और ये जो दंगे हैं वो काफी दिन तक चले और हजारों लोगों की जो मृत्यु है वो इन दंगों के कारण हो गई। By March 1947, violence spread to different parts of northern India. अब शुरुआत में जो वायलेंस है, जो राइट्स वगैरह हैं, वो सिर्फ कैलकाटा में हुए थे, बट 1947 में मार्च 1947 तक क्या हुआ, धीरे धीरे करके ये जो वायलेंस है ये पूरे नॉर्थ इंडिया में भड़क गया। राइट्स जो है वो नॉर्थ इंडिया में पूरे
स्टार्ट हो गए। Many hundred thousand people were killed and numerous women had to face untold brutalities during the partition. हजारों लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई इस पार्टीशन के कारण, और बहुत सारी ऐसी विमेन हैं जिन्हें प्रताड़नाएं जो है वो झेलनी पड़ी। मतलब कि औरतों के साथ बहुत ज्यादा अन्याय हुआ इस पार्टीशन में, बच्चे बूढ़े मतलब सभी लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मिलियंस ऑफ पीपल्स वर फोर्स्ड टू फ्ली देयर होम्स। अब जो लोग उस टाइम पे उस एरिया में रहते थे, वो पाकिस्तान वाले एरिया में, पहले तो वो पूरा इंडिया ही था, वहां तो लोग रहते थे, हिंदू हो मुस्लिम हो, भले ही वहां ज्यादातर मुस्लिम रहते थे बट हिंदूज भी तो रहते थे, और बहुत सारे ऐसे मुस्लिम भी होंगे जो कि पार्टीशन नहीं चाहते थे। तो बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती अपने घर छोड़ छोड़ के वहां से भागना पड़ा। तो सोचो, अगर आप आज भी आपको कोई कह दे कि आपको अपना घर छोड़ के जाना है, तो आप सोच भी नहीं पाओगे। बट उन लोगों को अपने जो सदियों से जिस घर में वो रहते आ रहे थे, जहाँ पे उनके दादा परदादा जो है, जहाँ पे उन्होंने अपने पूरा बचपन बिताया है, जीवन बिताया है, वो सभी जगहें छोड़ छोड़ के उन्हें जाना पड़ा। और आप देखोगे कि बहुत सारे परिवार जो है वो टूट गए, बहुत सारे लोग बिछड़ गए। आज भी रिसेंटली भी बहुत सारी ऐसी न्यूज़ें आती हैं जिसमें ये सुनने मिलता है कि दो भाई-बहन जो हैं वो मिले, जो कि पार्टीशन के टाइम में अलग हो गए थे। कोई फैमिली जो है वो पार्टीशन के टाइम पे अलग हो गई थी, और आज 70-75 साल बाद जो है वो मिल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन जो है उस टाइम पे हो गई थी कि लोग जो है उनके घर उजड़ गए। टॉर्न एसेंडर फ्रॉम देयर होमलैंड्स। असेंडर मतलब एक तरीके से अपार्ट, कि मतलब वो अपने जमीनों से उन लोगों को दूर कर दिया गया। दे वर रिड्यूस्ड टू बीइंग रेफ्यूजीज इन इंडियन लैंड्स। तो उन लोगों को एक तरीके से एलियन लैंड्स पे, मतलब कि जो दूसरी लैंड्स हैं जहां पे वो कभी गए नहीं। अब देखो, आप बचपन से मान लो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहे हो, दिल्ली में रहे हो मान लो, अब आपको कोई अचानक से कह दे कि आपको यहाँ से हटके जो है वो मान लो तमिलनाडु जाना है, तो आपके लिए तमिलनाडु जो है वो भले ही इंडिया का पार्ट है, बट आपके लिए तो एक बहुत नई जगह होगी ना। आपको वहां स्टैब्लिश करने में, अपना घर बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, जॉब ढूंढने में आपके पेरेंट्स को टाइम लगेगा। तो इसीलिए कि उन लोगों को दूसरों के लैंड्स पे एक रेफ्यूजी की तरह जो है आकर रहना पड़ा। Partition also meant that India changed, many of its cities changed and a new country Pakistan was born. और पार्टीशन का मतलब ये भी था कि इंडिया में बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारी नई सिटीज बनी, बहुत सारी सिटीज में चेंजेस आए, और एक नई कंट्री का जो है जन्म हुआ, पाकिस्तान। सो द जॉय ऑफ आवर कंट्रीज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल केम मिक्स्ड विद द पेन एंड वायलेंस ऑफ पार्टीशन। तो एक तरफ तो ये खुशी थी कि ब्रिटिशर्स छोड़ रहे हैं, अब हम आजाद हैं, बट एक तरफ इस पार्टीशन का जो है वो हमें दुख भी था। पार्टीशन की वजह से जो वायलेंस हुआ, जो लोगों के साथ अत्याचार हुआ, तो मतलब कि लोग जो है उनकी तादाद ऐसी हो गई थी कि लोग भर भर के, बहुत सारे लोग जो है वो ट्रेनों में भर रखे थे, जगह ही नहीं थी। तो इस तरीके से पूरी सिचुएशन जो है वो हो गई थी, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, अपने घर छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। ये पूरी सिचुएशन जो है वो उस टाइम पे देखने को मिली थी। तो खुशी तो थी ही कि हमारा देश जो है वो आजाद हो गया, बट इस खुशी के साथ एक गम भी आया था इस पार्टीशन का। So with this, we have come to the end of our chapter number 9 of class 8 history. I hope you like this video and you got to know a lot about how India got independent and how the partition between India and Pakistan happened. So I hope now you will have a lot more respect for our freedom fighters. We saw that how thousands of people were killed during the riots, during the police firings. So we don't even know who they were. We don't even know their names. So we should be respectful. We should respect those people, thankful to them. And I think our Independence Day and the Republic Day are the biggest and most important festival for India. तो हम सबको सभी धर्मों से ऊपर जो है इन दो फेस्टिवल्स को मनाना चाहिए मिलजुल कर। बाकी सब चीजें भी इम्पोर्टेंट हैं, बट अगर हम इंडिया, मतलब हमारा देश ही नहीं रहेगा तो बाकी सब क्या ही होगा, है ना। तो इसीलिए हमें अपने देश के प्रति जो है हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए, और कोई भी जो डिस्क्रिमिनेशन वगैरह है धर्म के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, ये सब नहीं करना, तभी जाके हम एज अ कम्युनिटी, एज अ कंट्री जो है वो डेवलप कर पाएंगे। सो if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update, and we will meet in the next video with a new chapter. Till then, bye bye.